आज हम अपना फिजिक्स का लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब ये नाम से तो यूँ लगता है जैसे बिल्कुल नई फिजिक्स हो, मॉडर्न फिजिक्स, लेकिन 100 साल तो हो गए इसको चले। मतलब पिछले 100 साल से जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आ रहे थे, क्वांटम के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जो क्लासिकल से थोड़ा अलग है, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ डाल रहे हैं, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। इसमें न्यूटन और मैक्सवेल की फिजिक्स से थोड़ा अलग पार्ट है। क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है कि न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन दिए, मैक्सवेल ने अपनी मैक्सवेल इक्वेशंस दी, और जिस तरह का हम सोचते रहते हैं वो चीजें चलती रही हैं। लेकिन इस फिजिक्स में थोड़े कॉन्सेप्ट्स अलग होंगे, क्योंकि कुछ क्वांटम कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, साइज छोटा हो जाएगा, स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, इस तरह का काम हो जाएगा। अब इसको शुरू करने के कई तरीके हैं। एक पूरा लेक्चर इंट्रोडक्शन में भी जा सकता है ना, अगर ढंग से कोई मॉडर्न का ही पूरा अच्छा सा कोर्स ही बनाना हो। लेकिन हम लोगों को अपने एग्जाम में देने हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा फोकस रहेंगे अपने सिलेबस की तरफ, यूं नहीं कि पूरी मॉडर्न की डिटेल में जा रहे हैं। और इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है कि फोटोन थ्योरी क्या होती है, बिकॉज फोटोन थ्योरी ही वो चीज है जिसने एक नई चीज डाली थी इसमें फिजिक्स में। लाइट वेव है कि पार्टिकल है, ये मैं बाद में बता दूंगा। पहले क्या हुआ था, जैसे बहुत पहले, न्यूटन से भी पहले डेस्क्रेट नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि लाइट पार्टिकल है और कॉर्पसल से मिलकर बने। वो थ्योरी इतनी फेमस नहीं हुई, लेकिन न्यूटन ने जब उसको सपोर्ट किया तो थ्योरी बहुत फेमस हुई, और लाइट को माना जाने लगा कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स। फिर कुछ गलत बातें उन कॉर्पसल्स के बारे में, मतलब पूरी थ्योरी बन गई कि कॉर्पसल्स जो होते हैं वो डेंसर मीडियम में तेज चलते हैं और रेयरर मीडियम में धीरे चलते हैं। लेकिन जब लाइट की स्पीड मेजर की गई तो डेंसर में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम। तो ये पाया गया तो थ्योरी ही गलत है, पूरी थ्योरी गलत है, वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि लाइट को पार्टिकल नहीं बल्कि वेव नेचर दिया गया, और क्रिश्चियन हाइजन वाली पूरी थ्योरी चली। वो हाइजन प्रिंसिपल जो हम पीछे ऑप्टिक्स में पढ़ के भी आए हैं, है ना, और उससे कई चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होने लगी। थॉमस यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया इंटरफेरेंस वाला, वो सपोर्ट कर रहा था उस थ्योरी को। और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये तीन चीजें लाइट को क्या मानते हुए एक्सप्लेन होगी, वेव। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे फिनोमेना आए, जैसे मैं आपको बताऊं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इनको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। दूसरा फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और तीसरा इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट। ये एक एक करके तीन ऐसे फिनोमेना आ रहे थे कि जिनमें लाइट का वेव नेचर जो है वो सफिशिएंट नहीं था इन चीजों को समझाने के लिए, और बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। हाँ, वेव नेचर से कौन सी चीज एक्सप्लेन हो गई थी, तीन फिनोमेना अगर मैं लिखूं। सबसे पहला फिनोमेना इंटरफेरेंस, दूसरा जो फिनोमेना है दैट इज डिफ्रैक्शन, एंड तीसरा जो फिनोमेना है दैट इज पोलराइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये फिनोमेना किन से एक्सप्लेन होते हैं, लाइट के कौन से नेचर से, वेव नेचर से। और ये जो फिनोमेना मैंने लिखे हैं इधर, इनके लिए लाइट का पार्टिकल नेचर बोलो, चाहे फोटोन नेचर बोलो, चाहे क्वांटम नेचर बोलो, इनसे ये चीजें एक्सप्लेन होंगी। एटलीस्ट हमें तीन तीन फिनोमेना के नाम तो याद होने चाहिए, किसी भी सवाल में चीज पूछी जा सकती है कि कौन सा किस एक्सप्लेन। तीन ये है, तीन ये है। और इस चैप्टर में मॉडर्न फिजिक्स में जो हम शुरुआत करेंगे, फोटोन पिक्चर से शुरुआत करेंगे। क्या हम वो तीनों पढ़ के आए हैं पीछे ऑप्टिक्स में, है ना, तो अब हमें इनसे शुरुआत करेंगे। और इसमें भी 12th में कौन सा सिलेबस में आपके, एक ही है इनमें। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो बताओ, याद है? ये हीट वगैरह के टाइम पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन +1 में आता है।
और इतनी भी डेप्थ में नहीं आता है। रेले जीन्स फॉर्मूला, प्लैंक फॉर्मूला, ये सब बाद में ग्रेजुएशन में आते हैं। ये पूरा पूरा इफेक्ट आपका 12th में आएगा। एंड कॉम्पटन इफेक्ट भी अभी नहीं आएगा, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूर दे देंगे क्लास में कि भाई क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट। तो एटलीस्ट फिनोमेना क्या है वो 3 बांट लीजिए, भाई एक में क्वांटम नेचर, एक ही है। पीछे आपने टेस्ट दिया, उसमें एक सवाल था कि 4 फिनोमेना लिखे थे, 3 तो मैंने ये लिखे थे और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो क्योंकि +1 में आ चुका है। तो इन 4 में पूछा था कि कौन सा वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं होता। तो अब फिनोमेना स्टार्ट करें, देखो 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है पहले फिनोमेना पढ़ लो, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में होगी फोटोन पिक्चर पढ़ने के बाद। और एक्चुअली ज्यादातर पढ़ाया भी ऐसे ही जाता है ज्यादातर, क्योंकि बुक्स की सीक्वेंस ही होती है। ये तो हम पढ़ते नहीं 12th में, ये भी नहीं पढ़ते हैं। 12th में मेनली पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ज्यादातर बुक्स की जो सीक्वेंस रहते हैं या जो हम लोग टीचर लोग जो फॉलो करते हैं वो अक्सर ऐसा रहता है, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा दिया और वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, अटक के जाती, फिर फोटोन थ्योरी पढ़ाई है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा कुछ टाइम बचेगा, हम पहले ही कौन सी पिक्चर पढ़ रहे हैं, फोटोन पिक्चर क्या है, उससे फिर फायदा क्या होगा। जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो एक एक रिजल्ट आपको समझ आने लगेगा कि फोटोन पिक्चर से ये कैसे एक्सप्लेन है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, आज की जो मेनली जो क्लास है हमारी, वो हम इसी पे लेंगे कि फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और एक बार अपनी बुक में पेज नंबर 396 निकालो। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, अगर नहीं कोई बात नहीं है तो पेज नंबर 396। क्या इसमें 5 पॉइंट आपको दे रखे हैं? 5 पॉइंट। और जस्ट उससे पिछले पेज पे जो लाइन लिखी है वो क्या है कि ये समरी दे रहा है आपको, फोटोन पिक्चर की समरी है ना ये। तो हम इसी फोटोन, बिना किसी साइंटिस्ट का नाम लिए, हम फोटोन पिक्चर है क्या वो स्टडी कर रहे हैं। इसमें 5 पॉइंट है, एकदम और थोड़ा डिस्क्रिप्शन देते हुए लिखवाऊंगा, तो मतलब 7-8 पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, और पूरा पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट ये 8 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, इनको ढंग से समझना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अपनी नोटबुक में ध्यान देंगे आप। जैसे इन्होंने जो पहला पॉइंट दिया है बुक में, पहला पॉइंट जो बुक में दिया है वो ये दिया है कि जब लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, देखो एक होता है लाइट चल के जा रही है, लाइट चल के जा रही है एज अ वेव हो जा सकती है। देखो बहुत सी चीजें लाइट की वेव नेचर से एक्सप्लेन होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो वेव नेचर से नहीं, वो किन से एक्सप्लेन होगी? पार्टिकल नेचर से। हमारी आंख में लाइट है, प्यूपिल, प्यूपिल पता है जो आउटर पार्ट होता है, वहां से लाइट एंटर करती है। और लास्ट पार्ट क्या होता है? रेटिना। रेटिना पे कौन से 2 तरह के सेल्स होते हैं? रोड्स एंड कोन्स। रोड से आपकी शेप एंड साइज का पता लगता है, कोन से आपका कलर का पता लगता है, वो सेल्स हैं। तो जब लाइट लास्ट में रोड्स एंड कोन्स पे पहुंचती है, रोड्स एंड कोन्स के साथ इंटरेक्ट करती है, तो लाइट का कौन सा नेचर काम आता है, किस तरह से वो एक्सप्लेन हो पाया है, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर? लाइन पढ़ो, पहली लाइन क्या लिखता है, उसके बाद इस सवाल का जवाब देंगे। बताओ, इसको पढ़ के बताओ कि भाई क्या है। जब भी लाइट इंटरेक्ट करेगी मैटर के साथ, तो वहां कौन सा नेचर एक्सप्लेन कर पाएगा? पार्टिकल नेचर। तो पहला पॉइंट लिखिए आप, फोटोन थ्योरी आपने हेडिंग डाली है, पहला पॉइंट। पॉइंट में ये लिखवा रहा हूं, इन इंटरेक्शन ऑफ, लिख लो फिर भी कॉपी में अच्छे से, ये आपने काट क्यों दिया? फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट या फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट एक ही बात है, ठीक है ना। लिखिए पहला पॉइंट, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर,
radiation behaves as if it is made up of photons. ठीक है, अब इस पे जो सवाल आता है, इस पे केवल इसी बात पे जो सवाल आ जाए, मैं क्वेश्चन की तरफ पूछ रहा हूँ। दूसरे पॉइंट पे फिर चलेंगे। पहला पॉइंट हमने बोला कि भाई अगर लाइट इंटरेक्ट करेगी मैटर के साथ तो वहां लाइट का कौन सा नेचर लेना होगा आपको? पार्टिकल नेचर, है ना। एक क्वेश्चन लिखो। दूसरे पॉइंट पे फिर चलेंगे। जस्ट इसके नीचे ही आप एक सवाल लिखिए। Which nature of light is used to describe the following mechanisms? Is used to describe the following mechanisms. दो पार्ट इसके अंदर लिखना, इस सवाल में दो पार्ट लिखना। पहला पार्ट गैदरिंग एंड फोकसिंग ऑफ लाइट बाय आइलेंस। दूसरा पार्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट by rods and cones of retina. तीसरा पार्ट, तीन पार्ट में ले रहा हूं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप एक बार तुक्का लगाओ अपने हिसाब से, क्या होने चाहिए? पहले में लाइट केवल अंदर आ रही है, कौन सा मैकेनिज्म ना? पहले में लाइट केवल अंदर आ रही है आंख में, अभी वो रोड्स एंड कोन से जाके इंटरेक्ट नहीं कर पाई है, तो कौन सा नेचर हो गया? वेव नेचर। ठीक है, यहाँ पार्टिकल नेचर का कोई नहीं। आंसर लिख लो। फर्स्ट का आंसर है वेव नेचर। पहले का जो आंसर है दैट इज वेव नेचर। ठीक है, दूसरा उसमें इंटरेक्शन हो रहा है मैटर के साथ, रोड्स एंड कोन्स के साथ, कौन सा नेचर काम आएगा? पार्टिकल नेचर, फोटोन नेचर जो है वो। तीसरे में बोला मैंने सिंपल फिनोमेना बोला भाई, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये ऐसे फिनोमेना होते हैं कि इनमें नेचर ऑफ लाइट की बहुत भारी जरूरत नहीं पड़ती। आप वेव नेचर से भी एक्सप्लेन कर पाते हो पार्टिकल। तो इसमें लिख दो तीसरे में बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। अब मैंने शुरू में पूछा था, बिल्कुल शुरू में पूछा भाई लाइट का कैसा नेचर है, तो आपने जवाब भी दिया ड्यूअल नेचर है। तो ड्यूअल नेचर इसलिए ही है कि कुछ फिनोमेना एक से एक्सप्लेन होते हैं, कुछ दूसरे से, कुछ दोनों तरीकों से भी एक्सप्लेन हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये बात याद ही रख लेना। मान लो यूं आ जाए, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ना, लिखो मत कुछ भी। सिंपल जो फिनोमेना है ना, सिंपल जो फिनोमेना जहां आपको लगता है कि ये तो एक छठी सातवीं के बच्चे को भी पढ़ा दिया गया है, तो वो सिंपल, उसमें नेचर ऑफ लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो दोनों से एक्सप्लेन होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट बुक में देखो एक बार, सेकंड पॉइंट क्या कहता है पहले बुक में देखिए। ये पेज नंबर
396 पे मैं दोबारा याद करा दूं, 396 पे है। सेकंड पॉइंट में लिखता है कि ईच फोटोन हैज एनर्जी h nu एंड मोमेंटम h nu by c एंड स्पीड ऑफ लाइट है c। क्या है सेकंड पॉइंट? सुनो, जब पार्टिकल है तो कुछ मास होगा, कुछ एनर्जी होगी, कुछ मोमेंटम होगा, है ना। तो दूसरे पॉइंट को समझते हैं हम, फिर लिखने के पहले देख लीजिए आप इधर। सेकंड पॉइंट ये कहता है हम तो आज तक लाइट को एज अ वेव पढ़ते हैं, पिछला वेव ऑप्टिक्स आप पढ़ के आए, लाइट को आपने एज अ वेव पढ़ा है। अब वेव अगर ये है तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और कुछ वेवलेंथ होगी, और लाइट अगर है तो लाइट की स्पीड को अक्सर हम c से रिप्रेजेंट कर ही देते हैं, है ना। अब मान लो इस वेव के कोरस्पॉन्डिंग आपने बना दिया एक पार्टिकल, वेव के कोरस्पॉन्डिंग आपने एक पार्टिकल बना दिया, और वो पार्टिकल, वो पैकेट जिसको नाम क्या दिया है? फोटोन। तो भाई फोटोन है तो कुछ तो मास होगा, पार्टिकल है तो मास तो होगा, और मास होगा तो मोमेंटम भी होगा और एनर्जी भी होगी। सबसे पहली बात तो मास नॉट प्रॉपरली डिफाइंड। ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, बावजूद इसके आप इसकी एनर्जी लिख पाते हैं, आप इसका लीनियर मोमेंटम लिख पाते हैं। मास डिफाइन नहीं कर पाते इसका कितना है अलग से। पार्टिकल के मास की जरूरत इसलिए पड़ती है कि उसकी एनर्जी का पता लगे, उसके मोमेंटम का पता लगे। या मुझे एनर्जी और मोमेंटम पता है, ये पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट क्या होते हैं? विदाउट प्रूफ जो बातें साइंटिस्ट लोगों ने रखी, जो बोल्ड अजम्पशंस हैं जिनका प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर गलत है तो कोई प्रूव करके दिखा दे, ये होते हैं पोस्टुलेट। इसी तरह से होते हैं, और ये बोल्ड अजम्पशंस लेनी होती है। तो यूं बताया गया कि ये जो पार्टिकल है, इस एक पार्टिकल की जो एनर्जी है, एनर्जी E से मैं डिनोट करूं तो दैट इज इक्वल टू h इनटू न्यू। ठीक है, इस एक पार्टिकल का जो मोमेंटम है, इस एक पार्टिकल का जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम p, वो बोला गया कितना है? h बाई लैम्डा। अब न्यू और लैम्डा फोटोन के नहीं है, पार्टिकल के कभी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो किसकी है? वेव की। लेकिन इससे जो एसोसिएटेड पार्टिकल है उसके बारे में आपने एनर्जी बताई और मोमेंटम बताया। अच्छा अब न्यू बताओ, न्यू लैम्डा और सी में क्या रिलेशन होता है वेव में? 9th क्लास में ये बच्चा बता देते हैं, होता है ना ये रिलेशन, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। अगर मैं इसका यूज करूं तो यहां से न्यू कितना आ गया? सी बाई लैम्डा। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आपने न्यू की जगह सी बाई लैम्डा रखा तो एक फॉर्मूला ये बना एफ सी बाई लैम्डा। ठीक है, और लैम्डा की जगह अगर आप सी बाई न्यू रखते हो, लैम्डा की जगह अगर यहां सी बाई न्यू रखे तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ सी न्यू बाई सी। तो दूसरा पॉइंट आप पढ़ो में क्या लिखता है? ईच फोटोन हैज एनर्जी एंड मोमेंटम, उनके फॉर्मूले इन्होंने दिए हैं, और सी है स्पीड ऑफ लाइट। अब आप लिखो, मैं लिखवाता हूं, लिखिए दूसरा पॉइंट। ये लिखिए ना, आप पहले लिखो, फिर उसके बाद बनाना उसे। ठीक है, द मास ऑफ फोटोन, द मास ऑफ a photon is not properly defined, but its rest mass is 0. Mass of a photon is not properly defined, but its rest mass is 0. Rest mass क्या होता है? अगर वो नहीं चल रहा होता ना तो उस वक्त उसका मास कितना बोला जाएगा? 0। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है कि फोटोन रेस्ट पे हो। फोटोन वेव चल रही है, सी स्पीड से चल रही है, तो इसी का तो पार्टिकल है। ऐसा थोड़ी है कि वो पीछे रह गया, आगे रह गया, वो तो साथ साथ ही चल रहे हैं। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो रेस्ट पे रहे। मास क्यों नहीं डिफाइन हो पाता है? वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे चली जाती है बात, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, फोटोन पिक्चर से हटके। ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन अभी हमने लिखा, आगे लिखो इसी पॉइंट में, द एनर्जी
and linear momentum, the energy and linear momentum of a photon are related to the frequency and wavelength of the corresponding wave. Frequency और wavelength of the corresponding wave. ये लिख दो इसमें ना, डायग्राम बना के कि भाई ये डायग्राम है, इससे हिसाब के बना और ये सब। ये मैं इसका ग्रीन बोर्ड कर दूं अगर बहुत ज्यादा क्लियर दिखे तो। ये ऐसे ही नहीं, एक पीछे जैसे ग्रीन बोर्ड रहता है उसको चौक वाला काम होता है, वो ज्यादा क्लियर रहता है कि ये ज्यादा क्लियर? ये सही है। अब यहां पे एक पैरामीटर यूज हो रहा है h। ये h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका मतलब पढ़ा तो है हमने, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है। केमिस्ट्री में तो डेफिनेटली पढ़ा है भाई, आपके जैसे स्कूल में कहीं अभी स्टार्ट हो गया हो तो बात अलग है, नहीं तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी रखा है। h की वैल्यू कितनी होती है? यूनिट ना। एक तो ये हो गया, क्या नोट हो गया? आपसे पूछा जाए क्या फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है कुछ? नहीं ना, फोटोन की वेवलेंथ होती है। फोटोन की तो एनर्जी होगी और फोटोन का मास तो डिफाइन नहीं कर पा रहे। फोटोन का लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है ना, क्लियर है चीज। फोटोन का रेस्ट मास जीरो, इतना स्टेट किया जा सकता है। और मास क्यों नहीं डिफाइन हो पा रहा? आप देखो एक बार, क्या आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है रिलेटिविटी में? और बताना कभी बुक्स में ये फॉर्मूला पढ़ी रखा हो, है ना। ये m नॉट होता है रेस्ट मास। रेस्ट मास कितना है फोटोन का? 0। और किस स्पीड से फोटोन चल रहा है? लाइट की स्पीड से। तो ये v की जगह c रखोगे तो c स्क्वायर बाय c स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया? ऊपर भी 0, नीचे 0 बाय 0 कितना होता है? 0 अपॉन नॉन जीरो चीज हो तो वो 0 होता है। नॉन जीरो अपॉन 0 हो तो वो इंफिनिटी की तरफ जाता है। 0 अपॉन 0 क्या होता है? कट के 1। ये भी जवाब आ रहा है। अरे 0 से 0 कैसे काट दिया? ये कौन सा कटिंग चल रही है इसमें? 0 बाई 0 एक मैथ्स की इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। मैथ्स में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, लिमिट्स में बताया जाता है आपको। तो उसकी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो उसकी वैल्यू जब तक आपको कोई और एक्सप्रेशन ना दियो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या है? मास इसलिए प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं हो पा रहा है। डायग्राम बना दिया ना आपने, जो भी है। यहाँ पे h लिख लो। Here h is Planck's constant। Here h is Planck's constant। अब मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ, h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। तो देखो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो तो है ये 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। लेकिन यार हमारे ये काम नहीं आएगी न्यूमेरिकल्स में। एक्चुअली ऑप्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेंगे। जूल के अलावा एक और भी एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल सेकेंड नहीं, हमें तो वैल्यू याद रखनी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड वाली ज्यादा है। कितनी होती है वो वैल्यू एच की? 12,000।
मैं एच की वैल्यू पूछ रहा हूँ और किसी की नहीं, आप किसी और चीज की वैल्यू बता रहे हैं। एच की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में होती है 4.136 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड। लिख लो ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में एच की ये वैल्यू होती है 4.136 इंटू 10⁻⁻15। अब न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए एक और वैल्यू होती है 12,400। आपने अभी बोला, बताओ किसकी वैल्यू है वो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वहां पे रखेंगे उसमें। तो फिर किसकी वैल्यू? एच की नहीं, तो वो सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सुनो, इनमें एच सी उसमें एंगस्ट्रॉम एच सी यूज हो रहा है, एच सी, ठीक है। ये जो एच इंटू सी है, एच इंटू सी, इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको याद रखनी होती है, नियरली 12,400, और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम एक लेंथ की यूनिट है, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। ये यहां यूज होगा अब इसमें एच सी बाई लैम्बडा में। सपोज, चलो कोई नहीं, इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा पॉइंट तो समझ आ गया ना क्या है? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, ये फॉर्मूला तो मुझे लगता है +1 स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में आप पढ़ लेते हो, बिल्कुल पहले दूसरे चैप्टर में आ जाता होगा। E = hν पढ़ा होता है। तो वो वेव की एनर्जी होती है या पार्टिकल की एनर्जी होती है? बताओ। पार्टिकल। पता है, मुझे नहीं पता उस समय कितना क्लियर होता है कितना नहीं, लेकिन एनर्जी ऑफ ए वेव भी अगर हम पूछें तो बच्चे जवाब देते हैं E = hν। E = hν वेव की एनर्जी नहीं है, उस वेव के एक पार्टिकल की। अगर वो वेव एक पार्टिकल की तरह बिहेव करे तो उस एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी? hν। हाँ, लेकिन न्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव की है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं एक पार्टिकल की एनर्जी निकलवा रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए आप, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ a quantum, what is the energy of a quantum of a wave of wavelength 200 angstrom। अब आपको ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी। 4 ऑप्शन अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। करो फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो और देखो क्या है क्या नहीं। आपने फॉर्मूला लगाया E = hc/λ। ये आपने फॉर्मूला लगाया E = hc/λ। hc की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, कितनी है? 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई लैम्बडा। कितने एंगस्ट्रॉम दिया है? 200 एंगस्ट्रॉम। अब देखो, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल है ना, और अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया, कितना है? 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, 4 ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं, आप अगर एच की ये स्टैंडर्ड वैल्यू लेके जाते ना, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो जाती है, टाइम लगता। इससे सीधा सोल्व होता। और यूनिट के साथ याद रखो, ये एच सी जो वैल्यू है उसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये जो वैल्यू है इसकी, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज देखो, क्या आपको E = PC नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? E = PC कैसे? E की वैल्यू है hν और P की वैल्यू क्या है? hν/c। तो E बराबर या P = E/c हो गया। तो E बराबर क्या हो गया? PC। अब ये बात याद रखनी है, जो भी ऐसे पार्टिकल है जिनका रेस्ट मास 0 होता है
जिनका रेस्ट मास 0 होता है उनके लिए ये रिलेशन होता है ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है आपको? अगर रेस्ट मास 0 है तो ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, यानी कि ई बराबर पी सी। तो इसी में इसी पॉइंट पे कोई नया पॉइंट नहीं चाहे तो आगे लिख दो आप। फॉर द पार्टिकल्स whose रेस्ट मास इज 0, for the particles whose rest mass is 0, e square minus p square c square बराबर 0। But for the particles whose rest mass is 0, ये रिलेशन लिख दो, ये e square minus p square c square is equal to 0। But for the particles whose rest mass is m0, for the particles whose rest mass is m0, उनके लिए रिलेशन होता है e स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लिख लो। क्या ये रिलेशन याद हो जाएंगे? अब देखो ना, अगर एम नॉट 0 कर दे, रेस्ट मास 0 कर दे तो ये 0 हो गया और बन गया रिलेशन। और ई बराबर पीसी। फोटोन कौन सी कैटेगरी में? रेस्ट मास 0 या रेस्ट मास नॉन 0? तो उसके लिए तो ये रिलेशन है। प्रोटॉन कौन सी कैटेगरी में? नीचे वाले में। इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में। समझ गए हो? थोड़ा थोड़ा तो यार पॉइंट याद रखने हैं, पता नहीं कौन सा डायरेक्ट रिलेशन ही पूछ लिया जाए कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, ये बात आई यहां तक समझ में। अब आते हैं और भी काम के पॉइंट, और भी अच्छे पॉइंट। तीसरा पॉइंट पढ़ो किताब से। जो हमारा थर्ड पॉइंट है उस पर हम चलते हैं। देखिए बुक नहीं है हमारी कोई, मेरे पास पढ़ रहा हूँ। ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट, जिनके पास किताब है उसमें से देखेंगे थर्ड पॉइंट। अभी लिखना नहीं, पहले समझेंगे इसे। ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर आपको न्यू या लैम्डा फिक्स दे दिया तो उस लाइट के जो फोटोन है उन सभी फोटोन्स की एनर्जी सेम होती है। कितनी? h में। सभी का मोमेंटम भी सेम होता है। कितना? h बाई लैम्डा, व्हाटएवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्टलेट था। सुनो, अब ध्यान से सुनो। आप अभी वेव ऑप्टिक्स पढ़ के आए पीछे, ईएम वेव भी कभी पढ़ी हमने पहले। लाइट की इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ अ वेव मींस एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। वेव आगे जा रही है, ये मैंने एक एरिया बनाया ए, इसमें से कुछ एनर्जी पास हो गई टी टाइम में। ए एरिया में सपोज यू एनर्जी पास हुई, तो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में एनर्जी पास होगी यू अपॉन ए अपॉन टी। इतने में इतना, एक में इतना, यूनिट मेथड है ना। तो उस टर्म को क्या बोला गया? इंटेंसिटी। यानी कि इंटेंसिटी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो आप बताओ, अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी मैंने, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि रेड लाइट थी तो है तो रेड ही, लेकिन उसकी चमक थोड़ी बढ़ा दी। भाई रेड लाइट पहले थी, रेड ही अब है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, लेकिन उसी में एनर्जी बढ़ा दी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पिक्चर में ये बोला गया, फोटोन पिक्चर में। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी तो बढ़ती है, लेकिन एक पैकेट की एनर्जी तो नहीं बढ़ेगी। क्यों? रेड लाइट ही पहले थी, रेड लाइट ही अब है, तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है? नहीं हुई। और एक पैकेट की एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? h न्यू। तो जब न्यू ही चेंज नहीं हुआ तो क्या एक पैकेट की एनर्जी बढ़ी? तो फिर एनर्जी कैसे बढ़ेगी? पैकेट वही जा रहे हैं, मतलब उसी एनर्जी का, और हम कह रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ाने से तो एनर्जी बढ़ रही है। फिर कैसे बढ़ रही है एनर्जी? अब इस चीज को समझिए, फिर मैं लिखूंगा ये पॉइंट। ये क्या है? फोटोन पिक्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, सपोज ये कोई लाइट है और ये उसका एम्पलीट्यूड है। ये कोई भी एक लाइट है और ये उसका एम्पलीट्यूड है। वो एम्पलीट्यूड मैंने बोला ए, ठीक है, एम्पलीट्यूड ए बोल दिया।
तो यार आप इतना तो जानते होंगे शायद, अभी रिसेंटली पढ़ के आए कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का यूज किया ना पीछे ऑप्टिक्स में, इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। अब अगर मैं फोटोन पिक्चर की तरफ चलूं, सपोज ये मैंने कोई यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, मैं पहले ही कह रहा हूं कि अपनी तरफ से मैंने यूनिट एरिया ले लिया, 1 यूनिट एरिया लिया, और मैं 1 सेकंड तक यहां देख रहा हूं कि यूनिट टाइम तक कि कितने फोटोन क्रॉस करके जा रहे हैं, और मुझे पता लगा कि भाई टोटल 3 पैकेट गए, 3 पैकेट गए। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ लैम्डा है, तो क्या हर पैकेट की एनर्जी सेम होगी कि नहीं? h न्यू h न्यू h न्यू, है ना। मान लो मैंने कहा कि वो जो h न्यू है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां भी h न्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहां भी h न्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताओ 1 सेकंड में 3 पैकेट अगर निकल गई इस यूनिट एरिया में से, तो टोटल एनर्जी कितनी क्रॉस करके गई है 1 सेकंड में? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर मैं कहूं इसकी इंटेंसिटी कितनी है, वहां से देख के पता लग रहा है एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम कितनी है? 3, ओनली 3, ठीक है ना। तो इसकी जो इंटेंसिटी बोली जाएगी दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यूनिट एरिया यूनिट टाइम, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 1 सेकंड में इतनी, यहां मैं दिखा देता हूं कि एनर्जी क्रॉसिंग जो इसको क्रॉस करके जा रही है वो एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात सुनो, सेम लाइट, हमने लाइट चेंज नहीं की है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई। मैं कहता हूं कि मैंने उसका एम्पलीट्यूड √2 टाइम्स बढ़ा दिया, पहले से √2 टाइम्स। पहले एम्पलीट्यूड था a, और अब मैंने एम्पलीट्यूड कितना कर दिया है? √2a। पहले एम्पलीट्यूड a था और अब √2a कर दिया। अब बताओ मुझे नई इंटेंसिटी क्या होगी, बताओ। इसको आइडिया से, अरे ऊपर में देखो, इसको देख के बताओ कितना होगा इसका स्क्वायर, इसका √2a का स्क्वायर करेंगे तो a² आई था, तो क्या डबल होगी कि नहीं इंटेंसिटी? अब फोटोन पिक्चर क्या समझाती है हमें, कैसे डबल हुई? क्या आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की? लाइट तो वही है, लाइट वही है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी भी वही है और वेवलेंथ भी वही है। तो जब आपने फ्रीक्वेंसी ही चेंज नहीं की, तो क्या 1 पैकेट की एनर्जी चेंज होगी? क्या नहीं होगी। फिर कैसे बढ़ गई एनर्जी, बताओ, सोच के तो बताओ बस थोड़ा बहुत। हाँ दोबारा बोलो, क्या बोला है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे ये और बताओ, क्या ये पढ़ लिया है? अच्छा इसीलिए आज ही करवाया, कोई बात नहीं। देखो आप खुद दिमाग लगाओ यहां से कि अगर एनर्जी बढ़ी और 1 पैकेट की एनर्जी उतनी है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़े होंगे, तभी टोटल एनर्जी क्या हुई है? इंक्रीज। 1 पैकेट की एनर्जी फिक्स है, वो तो जब तक फ्रीक्वेंसी फिक्स है उतनी है, और इंटेंसिटी डबल होगी। तो पहले अगर 3 पैकेट जा रहे थे इस यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में, तो अब उसी यूनिट एरिया में से 3 ही यूनिट टाइम में कितने पैकेट निकल रहे होंगे? 6। और हर एक पैकेट की एनर्जी वही है, हर एक पैकेट की जो एनर्जी है वो वही है, कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये सारे इसमें से यूनिट एरिया में से 1 सेकंड में निकल गए। इसका मतलब जो अब जो एनर्जी क्रॉसिंग है वो पहले से डबल हो गई है, कितनी हो गई है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां मैं अगर कहूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आप बताओ ये वाला, ये जो फोटोन पिक्चर में बात की, ये समझ आ गया है कि नहीं? मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से एनर्जी ऑफ वेव बढ़ती है, लेकिन उस वेव के 1 पैकेट की एनर्जी नहीं बढ़ती है अगर फ्रीक्वेंसी क्या रहे? सेम। और इससे एक और चीज समझ आ रही है, इंटेंसिटी डबल हुई तो जो नंबर ऑफ पैकेट्स क्रॉस करके जा रहे हैं वो भी क्या हो गया? डबल। लेकिन कंडीशन है उसमें क्या? फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। अक्सर बच्चा ये कंडीशन भूल जाता है और बहुत बार बस ये डायरेक्ट याद करके चला जाता है। क्या देखो, मैं अगर इसमें लिखूं कि नंबर ऑफ
photons crossing a unit area in unit time। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट याद करते हैं कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू किसके, क्या लिख रहा हूं मैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बात गलत है जब तक आप एक चीज ना जोड़ दो। कौन सी चीज? ये चीज तभी है जब आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, सेम फिक्स कांस्टेंट जो भी आप बोलते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? लिख लो ये पॉइंट मैं लिखवाता हूं, इसको बना देना। तीसरा पॉइंट लिखिए, फॉर ए पर्टिकुलर लाइट ऑफ given nu or lambda, for a particular light of given nu or lambda, all the photons, for a particular light of given nu or lambda, all the photons have same energy and same momentum. All the photons have same energy and same momentum, comma, whatever the intensity of radiation may be. Whatever the intensity of radiation may be, चाहे आप इंटेंसिटी बढ़ा लो, लेकिन एक पार्टिकल की, एक फोटोन की जो एनर्जी है वो तो क्या रहेगी, सेम। क्लियर है? दूसरी बात ये कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे एनर्जी तो डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि इंटेंसिटी का तो मतलब ही आज तक ये पढ़ते हैं। लेकिन वो एनर्जी कैसे बढ़ी? पैकेट की एनर्जी नहीं बढ़ी, क्या बढ़ गए, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़े। तो ये लिखो आगे, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी for a given frequency, by increasing the intensity for a given frequency, the number of photons crossing a unit area in unit time increases. Number of photons crossing a unit area in unit time increases. कितने फोटोन यूनिट एरिया को क्रॉस करके जा रहे हैं यूनिट टाइम में, वो चीज इंक्रीज हो जाती है ना। और अब यार ये एग्जांपल बना लो, ये एग्जांपल बना ही दो, लास्ट में ना ये मिक्सा हो गया इसके साथ, ये अपना रिजल्ट ये लिख लेना विद द कंडीशन की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। तो ये लास्ट में रिजल्ट बनाना, बाकी अपना एग्जांपल बनाना।
इंटेंसिटी डबल कैसे की? एम्पलीट्यूड को √2 टाइम्स करके, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो हमने देखा अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो नंबर ऑफ पैकेट डबल हो गए, यही लास्ट में रिजल्ट लिखा है। हो गया। लास्ट वाला रिजल्ट में ये जरूर लिखना, ये तब है जब न्यू क्या हो, फिक्स फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये मतलब एनर्जी ऑफ वेव बढ़ाने के दो तरीके हो गए मेरे पास। आप लाइट चेंज मत करो, रेड लाइट थी रेड लाइट ही रखो, लेकिन क्या बढ़ा दो उसकी इंटेंसिटी। दूसरा तरीका है लाइट ही स्ट्रॉन्ग ले लो। लाइट स्ट्रॉन्ग लेने का क्या मतलब है? रेड से स्ट्रॉन्ग वॉयलेट है, वॉयलेट से स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वॉयलेट है, अल्ट्रा वॉयलेट से स्ट्रॉन्ग एक्सरे है, एक्सरे से स्ट्रॉन्ग गामा रे है। अगर आपको ईएम स्पेक्ट्रम ध्यान हो तो जिधर मैं गामा की तरफ चलूंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो E बराबर एच न्यू, हमें फॉर्मूला क्या कहता है? एक पैकेट की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। देखो एनर्जी क्रॉसिंग कितनी है, बढ़ाने के दो तरीके, या तो नंबर ऑफ पैकेट बढ़ा दो, पहले 3 पैकेट थे अब 6 कर दो, या फिर एक पैकेट की 3 थे 3 ही जाने दो, लेकिन पहले थोड़ी एनर्जी के जा रहे थे अब ज्यादा एनर्जी थे। दूसरा तरीका ये आगे ना समझ में क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट बुक से नहीं, बुक में तो ये दूसरी बात पे चला गया, उस पर हम आएंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखिए, द फ्रीक्वेंसी of radiation gives the photon, the frequency of radiation gives the photon a definite energy which can be increased, gives the photon a definite energy which can be increased by using another light of higher frequency. By using another light of higher frequency. अब मैं इस चीज से आता हूं। देखो सपोज एक लाइट है, लाइट ए, मैं कहता हूं लो फ्रीक्वेंसी की लाइट है, और एक लाइट है लाइट बी, उसको मैंने कहा कि ये जैसे हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट है। एक एग्जांपल लूं, बताओ रेड और ब्लू में किसकी एनर्जी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी कम है? विबग्योर में रेड की कम है। देखो एक सीक्वेंस दिमाग में रखो यार, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल में भी रेड से वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट, एक्सरे, गामा रे। आगे जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो उल्टा आ रहा है विबग्योर में, उल्टा मतलब वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और रेड से वॉयलेट की तरफ जाओगे तो मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, लो फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल रेड लाइट, एंड इसका एग्जांपल है ब्लू लाइट, ये मैंने लिखी, ठीक है। अब देखो रेड की फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर आप इनको कंपेयर करके बनाएं तो रेड की या लाइट ए ऐसी बनेगी,
और लाइट भी ऐसी बनेगी। आप देखो टाइम पीरियड दिख रहा है आपको, टाइम पीरियड एक वेव का टाइम पीरियड किस में ज्यादा दिख रहा है, ऊपर। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, या टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। समझ आ रहा है ना ये, है ना। अब सुनो, अब अगर मैं इसमें कंपेयर करता हूं, सपोज ये वही यूनिट एरिया और मैं डेल्टा टी टाइम तक यहां रहा, एक सेकेंड, मैं कहता हूं कि इसमें 3 पैकेट क्रॉस करके जा रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, लेट न्यू बी इज डबल ऑफ न्यू ए। ये मैंने रेड और ब्लू नहीं, मैं तो जनरल ले रहा हूं, रेड और ब्लू का डबल नहीं होता लेकिन थोड़ा फर्क होता है ना, डबल तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। न्यू बी मैंने हाई फ्रीक्वेंसी दी, डबल दी, तो आप ही बताओ जब आप इसका ये डायग्राम बनाओगे, यूनिट एरिया में से डेल्टा टी 1 सेकेंड में पैकेट इसके भी 3 ही क्रॉस करके जा रहे हैं, बताओ अगर ऊपर वाले पैकेट की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इन पैकेट्स की एनर्जी कितनी है? E का फॉर्मूला क्या है, h न्यू। E का फॉर्मूला h न्यू होता है, h तो सेम है, और न्यू जो है वो B का डबल है, तो जो E होगा वो भी डबल हो जाएगा। आ रहा है ना समझ, h न्यू से। यानी कि अगर ये पैकेट 1-1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकले थे तो ये वाले पैकेट कितनी एनर्जी के निकलेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। यहां तक समझ आया। अब आप इंटेंसिटी बताना, इंटेंसिटी इसमें बताओ, इसको देख के कि इंटेंसिटी कितनी है, कितनी एनर्जी क्रॉस करके जा रही है यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में, 3। तो इंटेंसिटी हुई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक बार यहां देख के बताओ कि इंटेंसिटी कितनी है ना, 6 दिखी ना आपको, इंटेंसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखो, अगर कोई बच्चा पिछला रिजल्ट लगा ले, पिछला रिजल्ट कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, पढ़ा था अभी हमने। इंटेंसिटी यहाँ 3 और यहाँ कितनी है, 6। इंटेंसिटी डबल है तो उस रिजल्ट से लगेगा कि नंबर ऑफ फोटोन भी क्या हो गए, डबल। लेकिन डायग्राम में देखो, क्या नंबर ऑफ फोटोन डबल हुए? नंबर ऑफ फोटोन तो उतने ही हैं। तो इसीलिए उस रिजल्ट में एक बात लिखवाई थी लास्ट में, क्या, न्यू फिक्स है। लेकिन क्या यहाँ पे न्यू फिक्स है, नहीं है। तो अब रिजल्ट क्या बने, अगर मैं इन दोनों चीजों को एक साथ इकट्ठा करके लिखना चाहूं तो देखो ये क्या बनता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, this is proportional to intensity of radiation upon frequency of radiation। अब चेक करते हैं, देखो अब चेक करते हैं, पिछला जो एग्जांपल लिया, पीछे वाला जो आपने एग्जांपल लिया, उसमें फ्रीक्वेंसी सेम रखी थी और इंटेंसिटी डबल हो गई थी। फ्रीक्वेंसी सेम रखी, इंटेंसिटी डबल हो गई थी, फैक्टर डबल हुआ था, और फैक्टर डबल हुआ तो नंबर ऑफ फोटोन भी डबल हुए। क्या उस एग्जांपल में नहीं है जो ऊपर 3 और नीचे 6 हुआ था? यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये 3 है, ये 6 है, तो इंटेंसिटी, अरे इधर से इधर आ रहा हूं, ये 3 की इंटेंसिटी 6 है, इंटेंसिटी डबल हुई कि आधी हुई, क्या हुई, डबल। इंटेंसिटी 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी डबल, बी की फ्रीक्वेंसी भी डबल है ना, ये भी डबल, ये भी डबल, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि नंबर ऑफ फोटोन क्या रहेंगे, सेम। और डायग्राम में देखो, क्या 3 ही फोटोन ऊपर थे और 3 ही फोटोन। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बना लिया। और ये लास्ट में रिजल्ट,
फोटोन पिक्चर का कुछ आइडिया लगने लगा है ना क्या है? अब इस तरह के सवाल में तो मतलब आधे बच्चे गलत कर आते हैं। सवाल आता है कि इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों डबल होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम रहेगी ना। लेकिन वो बच्चे ना इंटेंसिटी देख जाते हैं कि इंटेंसिटी डबल हुई है तो भाई पार्टिकल डबल कर जाते हैं। ये ध्यान रखना आप। ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। हो गया ना? तो यहाँ पे ये चाहो तो ये लाइन ही लिख लो क्योंकि बड़े काम की लाइन है ये। मैं बोलता हूं अगर आपका ये इतना नोट हो गया है। सो हो गया। So if both the frequency and intensity, of a radiation are doubled, the number of photons crossing a unit area, in unit time remains the same. उस पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। मुझे लगता है ये पिछले दोनों पॉइंट्स में शायद फोटोन पिक्चर कुछ क्लियर हुई है। नंबर ऑफ फोटोन्स में क्या आ सकते, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम आएगा ये सारा काम। ठीक है, अगला पॉइंट अपनी बुक से देखते हैं। बुक में देखो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपकी बुक का तो चौथा पॉइंट है। हमारा भी कौन सा पॉइंट होगा? हमारा 5वां नंबर है ना। सुनिए, ये लिखता है फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन एक पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल है, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है। वैसे लाइट का मतलब है ई और बी। अगर आप ईएम वेव की तरह देखते हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चल रहे हैं, लेकिन उसका जो पार्टिकल है ना उस पर कोई चार्ज नहीं है। मतलब क्या, जैसे कभी सवाल आ जाए, ये दो प्लेट्स हैं, मैं कहता हूं मेरा ये हाथ पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट। यहां से बोला जाए अल्फा पार्टिकल डाला, अल्फा रे किधर बेंड होगी? अल्फा रे पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, तो किधर मुड़ेगा? नेगेटिव की तरफ। तो अल्फा रे मैंने बोला तो मेरे राइट हैंड की तरफ भी। इलेक्ट्रॉन डाले वो किधर जाएंगे? प्रोटॉन डाला वो किधर जाएगा? नेगेटिव। फोटोन डाला वो किधर जाएगा? सीधा। अब आगे हम इसी फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे गामा रे होती है। गामा रे जो आप ईएम वेव में भी पढ़ के आते हैं, वो सिंपल फोटोन ही तो है, लाइट का एक पार्ट है। तो अगर पूछा जाए गामा रे के पास आपने ई या बी लगाया तो किधर डिफ्लेक्ट होंगे? कहीं नहीं होंगे, वो सीधे जाएंगे। समझ आ गया? तो अगला पॉइंट लिख दीजिए आप, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल and are not deflected by
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक एग्जाम्पल भी इसका दे दो। फॉर एग्जाम्पल गामा रेज पास स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल गामा रेज पास स्ट्रेट। ठीक है, अगला जो पॉइंट है बुक का देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बुक का लास्ट पॉइंट है फोटोन थ्योरी का। देखो एक अभी आता हूं इस पॉइंट पे, आखिरी पॉइंट की तरफ ही जा रहा हूं। भारत में एक चीज करके दिखाई एक वैज्ञानिक ने, प्रोफेसर ने, लैब में, एक यूनिवर्सिटी में लैब में एक रोड थी, हल्की रोड, लाइट रोड। ठीक है, हल्की रोड, उसको किसी थोड़ी छत बना दी बीच में, उससे बांध दिया। ठीक है, टॉर्च लेके ना, टॉर्च से इसको टिल्ट करके दिखा दिया। मतलब ये बड़ा काम था। लाइट रोड यूं लटकी हुई है, टॉर्च से इसको टिल्ट कर दिया। ऐसे नहीं टॉर्च भिड़ा के नहीं, मतलब टॉर्च जला के, समझ गए हो ना, टॉर्च जला के और उसकी लाइट से इसको टिल्ट कर दिया। मतलब ये क्या हो रहा है कि जो फोटोन है वो भी ऐसे टक्कर मारते हैं जैसे रोड लटकी हो और मैं इसके कोई पत्थर फेंक के मारूं तो टिल्ट होगी कि नहीं होगी ना। तो ये इसका मतलब फोटोन पार्टिकल तो मटेरियल पार्टिकल की तरह टकरा रहे हैं। और जो आखिरी पॉइंट है ना, इस पे बेस्ड है कॉम्पटन इफेक्ट। आज जो मैंने लिखा है ना 3 पॉइंट, 3 नाम, हालांकि कॉम्पटन डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, बट कॉम्पटन इफेक्ट इसी पे बेस्ड है। तो आखिरी पॉइंट एक बार बुक से देखें क्या है। ये लिखता है कि इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन, बीच में डैश लगाया। ये कहता है कि अगर एक फोटोन का और एक पार्टिकल का कोलिजन होता है, जैसे फोटोन का इलेक्ट्रॉन का, किसी का भी, कोई पार्टिकल का, तो जो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम वो कंजर्व रहेंगे। जैसे आप +1 में कोलिजन पढ़ते हो, 2 बॉडीज टकराती है, टक्कर के बाद अलग स्पीड हो जाती है। हम इक्वेशन बनाते हैं m1u1 + m2u2 बराबर m1v1 + m2u2। क्यों? कौन सी चीज कंजर्व करवा दी आपने? मोमेंटम। टोटल एनर्जी वहां भी कंजर्व रहती है। अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं भी है, इनइलास्टिक है, तो हम कहते हैं जितनी पहले मैकेनिकल थी, अब कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो गया होगा, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। तो वो यहाँ भी कंजर्व रहेगी। लेकिन एक जो अलग चीज है वो ये है कि वहां अगर टक्कर से पहले 2 पार्टिकल थे तो टक्कर के बाद भी कितने रहेंगे? 2 ही। यहाँ टक्कर के बाद 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, क्योंकि जो फोटोन आया है हो सकता है कि मटेरियल ने उसको एब्जॉर्ब भी कर दिया हो, या हो सकता है मटेरियल ने और भी फोटोन इजेक्ट कर दिए हो। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इन अ कोलिजन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। आखिरी पॉइंट जो है इसका, इस बुक का, वो हम देख रहे हैं। लिखो आप, लिखो फोटोन थ्योरी का ये पॉइंट। इन्हें फोटोन डैश लगा लेना, पार्टिकल कोलिजन। इन्हें फोटोन पार्टिकल कोलिजन, जब एक फोटोन और पार्टिकल का कोलिजन होगा तो वहां द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। The total energy and total momentum are conserved, but the number of photons may not be conserved. But the number of photons may not be conserved because the photon may be absorbed. Because the photon may be absorbed or a new photon may be generated. Or a new photon may be generated. ठीक है, अब ये तो हो गए यहाँ वाले पॉइंट। एक पॉइंट और लिखो आप, ये आ गया नहीं, ये वाला पॉइंट समझ लो। 8वां आ गया, 7वां आ गया, 7th पॉइंट, 6th है तो कोई नहीं। तो अभी तक हमने वो बुक वाले जो 5 पॉइंट थे बस उन्हीं को एक्सप्लेन किए, है ना। ठीक है, अगली बात ये है कि फोटोन की स्पीड क्या होती है। तो वैक्यूम में फोटोन की स्पीड वही होगी जो लाइट की स्टैंडर्ड स्पीड है, 299792458 मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸। इस पर अचंभा जाहिर मत करो यार, इतनी बड़ी वैल्यू याद है। ये मैं कहता हूँ पता नहीं कौन सी क्लास से आने लग जाती है वैल्यू, 10th क्लास से बच्चा बोलने लग जाता है। तो एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है जिसको हमें याद रखना है।
ठीक है, 1 मीटर की यूनिट जो है, 1 लेंथ की जो ऐसा यूनिट वो इससे डिफाइन होती है, इसी से डिफाइन होती है, तो हमें याद होगी ये चीजें। तो जो फोटोन की जो स्पीड है वैक्यूम में वो यही है। लेकिन इसमें जो मेन बात है, अब ये फोटोन पिक्चर का पॉइंट नहीं है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पॉइंट है, लेकिन आइंस्टाइन की है दोनों बातें, तो यहाँ लिख रहे हैं हम। मेन बात इसमें ये है, यूं बताओ एक पार्टिकल आगे जा रहा है c स्पीड से, तो आप उसके पीछे भाग लिए, c स्पीड से साथ हो रही तो भी उम्मीद करते हैं उसे पकड़ने की, ठीक है। लेकिन एक लाइट का पार्टिकल फोटोन जा रहा था c से, आप इसके पीछे भाग लिए c स्पीड से, तब भी आपको रेस्ट पे नजर आएगा या c से चलता नजर आएगा। एक आगे गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, मैंने अपनी गाड़ी लगा दी 10 मीटर पर सेकंड से, लगा क्या दी, धीरे धीरे चल रहे हैं दोनों, है ना। तो ऐसे बोल रहे थे वही 100 मीटर पर 10 से बजा रहा है, 10 से गाड़ी लगा दी, कोई बात नहीं। तो ये बताओ मेरे लिए उसकी स्पीड कितनी है, 0 है ना, मुझे लगेगा ये तो चल ही नहीं रहा। लेकिन लाइट में ऐसा नहीं है। अगर लाइट पार्टिकल c से जा रहा है, आप c से भी पीछे हो लिए ना, तो अब भी आपको उसकी स्पीड कितनी नजर आएगी, c माइनस c इज इक्वल टू c, नॉट 0 इन लाइट। समझ गए हो, यही तो है मॉडर्न फिजिक्स, यही तो है मॉडर्न फिजिक्स की। जब नॉर्मल मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगे, ठीक है। या फिर देखो सामने से कोई आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मैं इधर से जा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, तो मेरे रिलेटिव उसकी स्पीड 20 हो जाएगी, एकदम से क्रॉस करता नजर आएगा। लेकिन c प्लस सी इज अगेन c, SHE नहीं c, मैं c की बात कर रहा हूँ, c प्लस सी इज अगेन c। मतलब कि अगर सामने से पैकेट c से चल के आ रहा है और मैं उसकी तरफ भी c से रवाना हो गया, तो भी मुझे उसकी स्पीड कितनी नजर आएगी, c नहीं। ये आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताई थी बात, ठीक है। लिखो ये पॉइंट, अगला पॉइंट, फोटोन travels at a speed c in vacuum. A photon travels at a speed c in vacuum. और ब्रैकेट में ये लिख देना c इज इक्वल टू 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, विच इज नियरली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके आगे जो मेन बात है वो लिखिए, दिस इज ट्रू फॉर एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज ट्रू फॉर एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज्ड टू ऑब्जर्व द फोटोन। This is true for any frame of reference used to observe the photon. ये आखिरी बात आ गई समझ में। आखिरी बात कहती है कि c प्लस सी भी c होगा, c माइनस सी भी, पता नहीं ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव बना के दे दे, c प्लस सी इज 2c, गलत, c माइनस सी 0, गलत। तो ये इस पॉइंट के लिए, जो आखिरी पॉइंट है ना उसके लिए। और एक लास्ट पॉइंट क्या, कि ये बातें तो वैक्यूम के लिए है। अगर मीडियम में फोटोन चलेगा तो ना तो स्पीड सी होगी, ना इस तरह की कोई बात लग पाएगी, तो वहां पे स्पीड अलग हो जाएगी। तो लास्ट पॉइंट आप लिख दीजिए, द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। अच्छा, एक सवाल आ जाए कि फोटोन थ्योरी को क्वांटम थ्योरी क्यों बोलते हैं? फोटोन थ्योरी को क्वांटम थ्योरी क्यों बोला जाता है? क्वांटम मतलब टुकड़ा, स्टेप। फोटोन थ्योरी को क्वांटम थ्योरी क्यों बोला जाता है बताओ, मैंने कुछ हिंट भी दिया आपको। भाई अगर एक गिवन वेवलेंथ की लाइट आपको दी है, क्वेश्चन बना के लिख दो, आज का फिनिशिंग क्वेश्चन ले रहे हैं। Why is photon theory also called quantum theory of light? Why is photon theory also called quantum theory of light? मान लो आपको
आपको एक लाइट दी गई है गिवन फ्रीक्वेंसी की या गिवन वेवलेंथ की, लैम्बडा फिक्स है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी ना? मैंने कहा लाइट वेव की तो ये एनर्जी होती नहीं। ये एच बाई लैम्बडा तो किसकी एनर्जी है? एक पैकेट के। अब उसमें या तो 3 पैकेट होंगे, 4 होंगे, 3.5 पैकेट तो हो नहीं सकते, 4.5 पैकेट तो हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होगी ना, अगर 3 पैकेट है तो 3 टाइम्स एच बाई लैम्बडा, यानी कि जो टोटल एनर्जी ऑफ वेव है वो स्टेप्स में बढ़ रही है। किसके स्टेप में? एच बाई लैम्बडा या एच न्यू के स्टेप में बढ़ रही है। इसीलिए इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया? क्वांटम। क्वांटम इन स्टेप्स होते हैं। लिख दो, ये एक लाइन लिखिए, फॉर अ गिवन वेवलेंथ लैम्बडा, फॉर अ गिवन लैम्बडा लिख सकते हो, द एनर्जी ऑफ लाइट, the energy of light is an integral multiple of hc by lambda, integral multiple of hc by lambda. So energy can be varied, energy can be varied only in steps of hc by lambda. चलो यार, आज मैंने फोटोन पिक्चर आपको बताई। मेन पॉइंट है बीच वाले पॉइंट, जब ये डायग्राम बन रहे थे, पैकेट्स बन रहे थे, वो क्या क्लियर हो गए यहाँ तक? ठीक है, कोशिश कीजिए कि अगली क्लास में बुक साथ ला सकें।